हमारा आज का वीडियो बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू के ऊपर, जो कि एक प्रकार का सिंपल टिश्यू या सरल उत्तक है और जिसका नाम कोलेनकाइमा है, जिसको कि हम हिंदी के अंदर स्थूल कोण उत्तक के नाम से भी जानते हैं। राइट, इसको स्थूल कोण उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन कॉर्नर्स पर हो जाता है। ओके नाउ, ये जो नाम स्थूल कोण उत्तक है या कोलेनकाइमा जो है वो सबसे पहले श्लीडन ने दिया था। और यदि मैं ओरिजिन की बात करूं कोलेनकाइमा की, तो इसका ओरिजिन ग्राउंड मेरिस्टेम से हुआ है, भरण विभज्योतक से हुआ है। ओके, अब कोलेनकाइमा के जनरल फीचर्स को आप देखिए। ये उत्तक जीवित यांत्रिक उत्तक है। नॉर्मली देखा गया है कि जितने भी यांत्रिक उत्तक होते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, वो डेड होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग है। तो ये एक जीवित यांत्रिक उत्तक है। इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ओके, ये दीर्घीकृत कोशिकाओं से क्या होता है, निर्मित होता है। ये इलोंगेटेड सेल्स से क्या है, बना हुआ है। इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। और यदि मैं सेल्स को टीएस सेक्शन में देखूं, यदि एक अनुप्रस्थ काट में देखूं, तो कोशिकाएं या तो ओवल होती है, राइट, अंडाकार होती है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होती है, या बहुभुजाकार जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल कहते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा है कि जीवंत यांत्रिक उत्तक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर किसका, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, लिग्निन एब्सेंट है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर डिपोजिशन तो हुआ ही है, तभी तो हम कह रहे हैं स्थूल कोण उत्तक, यानी कि कोशिकाओं के कोणों पर स्टूलन होना। तो स्टूलन तो हुआ है, लेकिन लिग्निन तो एब्सेंट है, तो फिर स्टूलन किसका होता है, तो इस उत्तक की कोशिकाओं पर पेक्टिन, सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज का क्या होता है, निक्षेपण होता है। तीन चीजों का, पेक्टिन, सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज का निक्षेपण होता है। इस उत्तक में ये देखा गया है कि आमतौर के ऊपर इंटरसेलुलर स्पीसीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब इस उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी इंटरसेलुलर स्पीसीज हो भी सकते हैं। इसीलिए मैंने आमतौर पर लिखा है कि इंटरसेलुलर स्पीसीज एब्सेंट होते हैं, कभी कभी हो सकते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। जिस तरीके से पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वैसे ही इनकी कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। और नेचुरली कि जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये किसको परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। यदि मैं कोशिकाओं को भीतर से देखूं, कोलेनकाइमा टिश्यू की कोशिकाओं को मैं अंदर से देखूं, तो उनके अंदर एक बड़ी सी क्या मिलती है, वैक्यूल पाई जाती है। अच्छा, आपने देखा है कि पैरेन्काइमा को हम यूनिवर्सल टिश्यू मानते हैं, सार्वभौमिक उत्तक मानते थे, लेकिन ये सार्वभौमिक उत्तक या यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। ये पर्टिकुलर कुछ जगहों पर प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, सब स्थानों के ऊपर ये नहीं पाया जाता। तो ये एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। अब कुछ पेक्यूलर फीचर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए कि दुनिया के किसी भी मोनोकॉट में जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कोलेनकाइमा होता ही नहीं है। ओके, कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। दूसरा, कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन रूट्स। मूलों के अंदर भी कभी भी कोलेनकाइमा नहीं होता है। बेसिकली कोलेनकाइमा जो होता है वो शाकीय डाइकोट्स के तनों में पाया जाता है, यानी कि हर्बेशियस डाइकोट स्टेम्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, रूट्स के अंदर एब्सेंट होता है, और शाकीय डाइकोट्स के तनों की, यानी कि जो हर्बेशियस डाइकोट स्टेम्स हैं, उनकी एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस। अधिचर्म के नीचे क्या होती है, अधश्चर्म। और वो जो हाइपोडर्मिस होती है, इन शाकीय द्विबीजपत्री पादपों के तनों की जो हाइपोडर्मिस होती है, वो किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है। ओके, अच्छा याद रखना, ये जो कोलेनकाइमा होता है ना, इसकी जो सेल्स होती है वो पेक्टोसेल्यूज की बनी होती है, ये हम जानते हैं। तो कोलेनकाइमा की सेल्स में पेक्टोसेल्यूज होता है, और पेक्टोसेल्यूलोज के कारण इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब ये जल स्नेही उत्तक है। ठीक है, तो नेचुरली कि ये क्या होता है, इस कारण से यह उत्तक नम व कैसी होती है, लचीला होता है, यानी कि दिस टिश्यू इज मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसीलिए तो हमने देखा है कि जो शाकीय द्विबीजपत्री तने जो होते हैं, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा। तो यदि पूछे कि शाकीय द्विबीजपत्री पादपों में लचीलापन होने का कारण क्या, तो आप कहोगे कि उनमें क्या पाया जाता है, दैट इज नॉन एज द पेक्टोसेल्यूलोज पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, तो इस कारण से वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा याद रखना,
पत्तियों के किनारों पर भी कॉलिन कायमा पाया जाता है, पत्तियों के किनारों पर भी कॉलिन कायमा पाया जाता है। इसीलिए तो पत्तियां जो होती है वो तेज हवा में भी फटती नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियां तेज हवा में क्यों नहीं फटती है, तो आप कहोगे कि पत्तियों के किनारों के ऊपर स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। अच्छा, ये जो कॉलिन कायमा है वो वुडी मेच्योर प्लांट्स में क्या होता है, अनुपस्थित। मतलब कि वुडी, आप ये भी कह सकते हो वुडी डाइकोट्स जो होते हैं, काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप या जो मेच्योर द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर भी ये नहीं पाया जाता। तो कॉलिन कायमा वुडी डाइकोट्स जो होते हैं, यानी कि वुडी मेच्योर प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर भी ये नहीं पाया जाता है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, शाकीय द्विबीजपत्री पादप। तो हर्बेशियस में तो पाया जाता है, लेकिन वुडी डाइकोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। और एक और विशेषता, हमने कहा था कि कॉलिन कायमा एक जीवित यांत्रिक उत्तक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिन कायमा जो है वो प्रोटोप्लाज्म को रिटेन करता है मेच्योरिटी आने पर भी, मतलब परिपक्वता आने पर भी जो कॉलिन कायमा होता है वो अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाए रखता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की इसमें मृत्यु नहीं होती है, प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो था वो हमारा वीडियो बेस्ड था, दैट इज नॉन एज द कॉलिन कायमा के जनरल फीचर्स के ऊपर। हम जल्द ही प्लांट एनाटॉमी के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आएंगे। होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।